क्या लेटर्स और अल्फाबेट एक ही है? इस गो को हम क्या कहेंगे? बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज कर देने वाला है। क्या इसे वर्ब कहा जा सकता है? इसको वाउल भी कहा जाता है और कॉन्सोनेंट भी कहा जाता है। तो फिर इसके डिफरेंट मीनिंग होने स्टार्ट हो जाया करते हैं। वो सेंटेंस हुआ करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। हाय डायमंड्स, हाउ आर यू ऑल? मैं शाहिद त्यागी वेलकम करता हूं आप सब लोगों का इस क्लास के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बेहतरीन क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश रहने वाला है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक टाइटल गिवन किया है, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक वर्ड है जैसे कि ये रहा गो। इस गो को हम क्या कहेंगे? इस गो को क्या कहें? क्या गो का मतलब यहां पर जाना लिख दें कि गो का मतलब जाना हुआ करता है, या फिर गो का मतलब यहां पर जाओ लिख दें कि गो का मतलब यहां पर जाओ, या फिर गो को हम यहां पर जो है वर्ड कह सकते हैं, या फिर गो को हम यहां पर जो है सेंटेंस कह सकते हैं। तो इन सब चीजों में से हम लोग जो है गो को क्या कह सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब तक ये जो शब्द हुआ करता है, जो यहाँ पर गो लिखा हुआ है, जब तक ये सेंटेंस के अंदर यूज नहीं किया जाता तब तक एक ये पड़ा हुआ शब्द है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं हुआ करता। और जैसे जैसे जो है ये फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, किसी सेंटेंस के अंदर जो है ये यूज होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर इसके डिफरेंट मीनिंग होने स्टार्ट हो जाया करते हैं। जैसे यहाँ पर गो का मतलब जाना है, तो जाना इसको कहा जाएगा तब जब इसको एज ए वर्ब यूज किया जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर ये कहता हूं कि आई गो देयर, आई गो देयर, तो मैं वहां जाता हूं। तो यहाँ पर जाना मतलब हो गया, यानी कि यहाँ पे ये जो है यूज किया गया गो को, और इसका जो मीनिंग रहने वाला है वो जाना रहने वाला है। और जाओ भी इसका मीनिंग हो सकता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये जो गो वर्ब है, इस वर्ब के पीछे में एक छोटा सा फुल स्टॉप यूज कर लूं तो ये फुल स्टॉप इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज कर देने वाला है। और ये जो हमारा गो है, अब इसका मतलब जाना नहीं हुआ, अब इसका मतलब जाओ हुआ। और आपको ये देखकर हैरानी होगी कि जाओ एक सेंटेंस हुआ, यहां पर अब ये वर्ड नहीं रहा। जब मैंने इस गो के पीछे एक पंक्चुएशन का इस्तेमाल कर लिया तो अब ये वर्ड ना रह करके, अब इसका मतलब जाना ना रह करके मीनिंग हिंदी में जाओ हो गया। और अब ये वर्ड नहीं रहा, अब ये आपका एक सेंटेंस कहलाएगा। और वो सेंटेंस का जो काइंड रहने वाला है वो सेंटेंस हुआ करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ करते हैं। आप इसको वर्ड कह सकते हैं, वर्ड तो ये है ही। जब तक ये किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज नहीं होता आप लोग इसको वर्ड कह सकते हैं। लेकिन वर्ड में भी कौन सा वर्ड कहें? अगर हम इसे वर्ड कह भी रहे हैं तो कौन सा वर्ड कहें? क्या इसे नाउन कहा जा सकता है? क्या इसे प्रनाउन कहा जा सकता है? क्या इसे वर्ब कहा जा सकता है? ये सारी चीजें भी डिपेंड करने वाली है कि जो गो वर्ब है ये हमारे जो सेंटेंस रहने वाला है वहां पर किस जगह पर यूज की जाती है। और इसको हमने सेंटेंस भी बना करके दिखाया कि ज्यों ही मैंने इस गो के पीछे जो है फुल स्टॉप लगाया तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। तो ये सारे कंफ्यूजन हमारे तब बनते हैं जब हम एक शब्द के बारे में उसके फंक्शन को नहीं जान पाते, उसकी जो है बेसिक चीजों को नहीं जान पाते। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं कुछ बेसिक चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस जो है करने की कोशिश यहां पर करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम लोग पैदा हुए, जब इंसान की उत्पत्ति इस जमीन के ऊपर हुई तो वो भाषाओं के साथ नहीं आया, वहां पर सिर्फ साउंड हुआ करते थे। वो आवाज लगा करके दूसरे लोगों को इंडिकेट किया करते थे कि कोई भय की बात है या कोई खुशी की बात है या फिर कोई और संकेत वो देना चाहते थे। इसलिए सबसे पहले जो इस जमीन के ऊपर भाषा का कोई रूप आया तो वो रूप था साउंड। यानी कि सबसे पहले इस जमीन के ऊपर जो आए वो क्या आए? साउंड आए। क्या आए बच्चों? साउंड आए। और साउंड कहते किसे हैं? सबसे पहले इस जमीन के ऊपर आए साउंड। और साउंड होते क्या है? एक नॉइज होता है बच्चों, नॉइज, एक शोर हुआ करता है। और ये शोर करता क्या है? मदद करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? मदद क्या करता है? क्या किस चीज में मदद करता है? टू कन्वे आर मैसेज। हमारा जो मैसेज है, जो भी हम लोग सामने वाले से कहना चाहते हैं उसको कन्वे करने में हमारी जो है साउंड मदद करती है, हमारा नॉइज मदद करता है। तो साउंड की बड़ी इंपॉर्टेंस रहा करती है हमारे मैसेज को कंप्लीट सामने वाले तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। और इसके लिए हम लोग जो है इंग्लिश के अंदर फोनेटिक्स जो है हमारी एक टर्म्स हुआ करती है, फोनेटिक्स उसको कहा जाता है, उसकी स्टडी हमें करनी होती है। साउंड के बाद में जो यहाँ पर निर्माण हुआ वो हुआ लेटर्स का। साउंड के बाद में लेटर्स का जो है निर्माण हुआ।
और लेटर्स तो आप लोग जानते ही हैं, लेटर्स कहा किसे जाता है, ये एक सिंबल होता है, ये एक सिंबल होता है, और ये सिंबल क्या होता है, इन रिटर्न, इन रिटर्न, यानी कि अगर हम लिखे हुए सिंबल्स का यूज करते हैं कहीं पर रिटर्न फॉर्म के अंदर, तो उसको क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, लेटर्स कहा जाएगा। और लेटर्स आप लोग जानते हैं, उदाहरण के तौर पे हमारे पास ये हुआ करते ए बी सी डी, इस तरह के हमारे पास जो है लेटर्स हुआ करते हैं। और लेटर्स की जो संख्या रही टोटल वो 26 रही। लेटर्स जो टोटल हुआ करते हैं वो कितने हुआ करते हैं, टोटल जो लेटर्स हुआ करते हैं वो 26 हुआ करते हैं। और लेटर्स के अंदर आप लोग जानते हैं कि लेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, इसको वाउल भी कहा जाता है और कॉन्सोनेंट भी कहा जाता है। दो पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट हुआ करते हैं, एक पार्ट तो इसका रहने वाला होता है वावल और दूसरा हुआ करता है कॉन्सोनेंट। इस तरीके से हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा करते हैं। और एक और इसके बाद में अगर हम बात करें कि लेटर्स के बाद एक लेटर और एक अल्फाबेट, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेटर और अल्फाबेट के अंदर हमेशा जो है कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या लेटर्स और अल्फाबेट एक ही है। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्फाबेट को हम लोगों को जानना होगा कि अल्फाबेट होते क्या हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा एक जो है ग्रुप होता है, ग्रुप, और ग्रुप भी किसका, ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स का जो कंप्लीट लेटर्स होते हैं। और कितने लेटर्स हैं हमारे, 26, यानी कि हमारे 26 लेटर्स को जब इकट्ठा लिख दिया जाता है तो उस ग्रुप को जो है अल्फाबेट कहा जाता है। और अल्फाबेट को लेकर के एसएससी लेवल तक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार अल्फाबेट शब्द के अंदर एस लगा दिया जाता है जो कि गलत है, और कई बार लेटर्स शब्द की जगह पर अल्फाबेट लिख दिया जाता है जो कि गलत हुआ करता है। अल्फाबेट कोई ए बी सी डी ऐसे करके नहीं दिखाई जा सकती। अल्फाबेट पूरा पैक है, ए से लेकर जेड तक, बीच में एक भी लेटर मिस नहीं होना चाहिए। और अगर मैं अकेला ए भी लिख दूं तो वो हमारा लेटर्स होगा, वो हमारा अल्फाबेट नहीं होगा। आप लोगों ने शायद ये जान लिया होगा। आगे क्या अगर हम बात करें, लेटर्स के बाद हमारे पास जो आए हैं वो वर्ड आए हैं। लेटर्स के बाद हमारे पास जो चीज आई है वो क्या आई है, वर्ड आए हैं। अब जो ये वर्ड हुआ करते हैं ये है क्या, ये हमारे हुआ करते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर हुआ करते हैं, नहीं, इसके पीछे दो चीजें और काम करती है। उस ग्रुप ऑफ लेटर का एक तो मीनिंग होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो हमेशा क्या करता है, अपने अंदर कंटेन करता है एक वावल को, अपने अंदर कंटेन करता है एक वावल को। ठीक है, तो ये हमारे एक वर्ड की शर्त हुआ करती है। और वर्ड्स तो आप लोग जानती हैं, सीखने होते हैं आपको। पूरी की पूरी जो ग्रामर है ना वो वर्ड्स के ऊपर डिपेंड है। आपको वर्ड्स की स्टडी करनी पड़ती है, नाउन क्या होते हैं, प्रनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये जो सारी की सारी स्टडी हम क्या करते हैं, ये हमारी वर्ड की जो है स्टडी हुआ करती है। वर्ड्स के बाद हमारे पास आए सेंटेंस, वर्ड्स के बाद हमारे पास क्या आए, सेंटेंस आए। अब सेंटेंस कहते किसे हैं, सेंटेंस की बड़ी इजी सी डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो है सेंटेंस कहा जाता है। क्या इतना कहना काफी है कि ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस कहे, नहीं, उसकी कुछ और भी कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि उसका जो है उसमें एक जो है कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक उसके अंदर प्रेडिकेट होना चाहिए, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उनके अंदर होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, उसका जो है कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, कंप्लीट मीनिंग उसका होना चाहिए। और तीसरी बात देखिए, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका एक क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी कि सब्जेक्ट लिखा जाए, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो, फिर मेन वर्ब हो और फिर बाकी के शब्द हो, इस तरह से उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उस सेंटेंस, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद में आपको एक पंक्चुएशन मिलती है। क्या मिलती है, एक पंक्चुएशन जो है मिलनी चाहिए। और वो पंक्चुएशन कौन कौन सी हो सकती है, क्वेश्चन मार्क हो सकती है, फुल स्टॉप हो सकती है, और उसके अलावा एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो सकती है। ये सभी मार्क्स तय करते हैं कि कोई जो है ग्रुप ऑफ वर्ड
जो एक सेंटेंस होगा या नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। सब खैर, बाय बाय, जय हिंद।